हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम वीडियो लेके आए हैं गांधीवादी सीरीज पर। गांधीवादी आंदोलन का चौथा सीरीज है ये। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, किस पृष्ठभूमि में साइमन कमीशन को भेजा गया भारत, नेहरू रिपोर्ट क्या था और जिन्ना का 14 सूत्री फॉर्मूला क्या था, इसको हम देखेंगे। वीडियोज़ को प्रारंभ करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दोस्तों, हमने पहले वीडियो में पढ़ाया था कि किस प्रकार से भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चला उसमें गांधीवादी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। और गांधीवादी आंदोलन के समय में जो बड़े पैमाने पर अलग अलग समय में घटनाएं घटी, उसको हम अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज ये चौथा सीरीज लेके आए हैं, जिसमें गांधीवादी आंदोलन के समय में घटित हुई 4 महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में आप लोगों को इस पर किस प्रकार से प्री के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उसको हम अंत में लास्ट में हम देखेंगे उसको। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद भारत में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। इसकी स्थापना इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य था विधानसभा का जो चुनाव होना है उसमें हिस्सेदारी लेना था। अब यहाँ पर ये एक दुविधा खड़ी हो गई कांग्रेस के लिए। क्या दुविधा खड़ी हो गई कि गांधीवादी आंदोलन के द्वारा चुनाव के बहिष्कार का आंदोलन चलाया गया था 1920 में, 1921 में असहयोग आंदोलन के तहत। लेकिन स्वराज्य पार्टी का उद्देश्य था विधानसभा के चुनाव में हिस्सेदारी लेना। अब यहाँ पर एक और समस्या ये खड़ी हो गई थी कि गांधीवादी आंदोलन जो असहयोग आंदोलन चल रहा था वो समाप्त हो चुका था और गांधी जी को 6 वर्षों के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था और देश में अलग तरह की राजनीतिक शून्यता का दौर चल रहा था। कांग्रेस में 2 गुट उभर करके आ गए थे जो अलग अलग तरह की बातें कर रहे थे। एक परिवर्तनवादी का गुट था जिसमें कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तीसरी तरफ जो दूसरा गुट था वो अपरिवर्तनवादी था, जो किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं चाहते थे गांधीवादी आंदोलन में। इसमें थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी। परिवर्तनवादी जो चेंज चाहते थे वो चाहते थे कि राजनीतिक शून्यता खत्म होनी चाहिए देश की और चुनाव में हिस्सेदारी लेकर के जनता की मांगों को सरकार तक पहुंचाना और जहां तक संभव हो सरकार का ज़बरदस्त विरोध करना पटल पर। जबकि अपरिवर्तनवादी चाहते थे कि गांधीवादी कार्यक्रम, चुनाव बहिष्कार, चरखा कातना, हरिजन उत्थान के काम को जारी रखा जाए। आगे दोनों के बीच में समझौता कराने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया जिसका नाम था सविनय अवज्ञा जांच समिति, जिसका अध्यक्ष थे हकीम अजमल खान। लेकिन इस पर कोई विशेष समझौता नहीं हो पाया और 1922 के कांग्रेस अधिवेशन, जो कि खुद चित्तरंजन दास के अध्यक्षता में बिहार के गया में हुआ था, और इसमें परिवर्तनवादियों द्वारा चुनाव में हिस्सेदारी की बात कही गई, लेकिन उनकी मांगों को कांग्रेस के द्वारा सर्वसम्मति से अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार का प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके विरोध में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1923 में इलाहाबाद में इन दोनों ने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, जिसको कि शॉर्ट में स्वराज पार्टी कहा जाता है, उसका गठन किया। अब स्वराज पार्टी के गठन से कांग्रेस में एक संकट पैदा हो गई। कांग्रेस की एक टूट के कगार पर पुनः कांग्रेस पहुंच गई। जिस प्रकार से सूरत में टूट हुई थी 1907 में, बंगाल विभाजन के मुद्दे पर इसी तरह से एक बार और टूट की कगार पर पहुंच गया। लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और 1923 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में
जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था। और काकीनाडा कर्नाटक के वार्षिक अधिवेशन में बाद में एक बीच का रास्ता निकाला गया और स्वराज पार्टी को कांग्रेस के अंतर्गत ही मान्यता दिया गया और कांग्रेस के जो कार्यक्रम थे उसको भी स्वराज पार्टी के द्वारा मान्यता दिया गया। मतलब एक तरह से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें अपनाया गया। अब देखते हैं कि स्वराज पार्टी का क्या कार्यक्रम था, उसके द्वारा किस प्रकार से आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। तो 1923 के केंद्रीय और प्रांतीय चुनाव में सबसे पहले इनके द्वारा हिस्सा लिया गया, जिनके लिए इनके द्वारा कांग्रेस से अलग होकर के अलग पार्टी गठन किया गया था। सबसे पहले उसने चुनाव में हिस्सा लिया और इसने सफलता भी प्राप्त किया। केंद्रीय चुनाव में 101 में से 42 सीटों पर और प्रांतीय चुनाव में मध्य प्रदेश में स्पष्ट बहुमत और बंगाल में सबसे बड़े दल के रूप में उभर करके आए। और विट्ठल भाई पटेल वर्तमान के अगर सांसद कहें, वर्तमान संसद या उस समय के सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, संसद को, पार्लियामेंट को, उसके अध्यक्ष चुने गए। मतलब कि आज के ओम बिरला जी का जो पद है उस पद पर वो विट्ठल भाई पटेल निर्वाचित हुए, यानी कि संसद के अध्यक्ष बने, स्पीकर बने। साथ ही साथ 1923 के लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में भी इन लोगों को सफलता मिली। जो स्थानीय निकाय के चुनाव होते हैं उस समय जो शहरी क्षेत्र थे उसके मेयर चुने जाते थे आज की तरह ही, और पंडित जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद के मेयर चुने गए और चित्तरंजन दास कलकत्ता के मेयर चुने गए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पटना के मेयर और विट्ठल भाई पटेल अहमदाबाद के मेयर चुने गए। स्वराज पार्टी का क्या परिणाम रहा, इसकी क्या उपलब्धियां रहीं, ये भी देख लेते हैं। तो उपलब्धियां ये रही कि पहली बार भारतीयों को सांसद बनने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनने का सौभाग्य मिला। और 1919 के अधिनियम की जांच के लिए, 1919 के वही अधिनियम जिसके कारण से देश में एकदम मारकाट की स्थिति हो गई थी, देश में अल्पसंख्यक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी, उस अधिनियम की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, मुटीमैन कमेटी। साथ ही साथ सरकार के द्वारा जो भी देशद्रोही कानून के तहत देश के लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, स्वतंत्रता सेनानियों की, उस कानूनों को वापस लिया गया। जो मजदूर वर्ग के लोग थे उनके लिए सरल कानून बनवाया गया। साथ ही साथ नमक कानून, जिसको लेकर के दांडी मार्च किया गया था, बाद में जाकर के महात्मा गांधी जी के द्वारा साल्ट लेक पर भी कानून बनवाया गया। लेकिन फिर भी बाद में स्वराज पार्टी अपने उद्देश्यों में विफल रहे और स्वराज पार्टी 1925 तक आते आते अपना जो प्रभाव था वो खोता चला गया। इसका कारण क्या था कि 1925 में उसके जो एक प्रमुख नेता थे CR दास, चित्तरंजन दास, उसकी मृत्यु हो गई और पार्टी में एक तरह के सांप्रदायिक सद्भाव की जो माहौल था वो बिगड़ने लगा था। पार्टी के द्वारा सरकार का विरोध करने के उद्देश्य से चुनाव में हिस्सेदारी लिया गया था और संसद में उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था। लेकिन बाद में देखा गया जो स्वराज पार्टी के मेंबर्स थे वो सरकार के विरोध के बजाय सरकार के साथ सहयोग ही करने लगे। सरकार के द्वारा दिए जाने वाले पद प्रलोभन के में आकर के वो सरकार की कई सारी जो है पद को वो स्वीकार करने लगे। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू सरकारी समिति के सदस्य चुने गए। इसी तरह से 1926 के चुनाव में जब पार्टी को चुनाव लड़ा, पार्टी को कोई खास सफलता नहीं मिली और 1928 में स्वराज बिल के विरोध के बावजूद भी, मतलब तो पब्लिक सेफ्टी बिल सरकार ने पारित कर दिया। पब्लिक सेफ्टी बिल एक तरह से रॉलेट एक्ट कानून का ही दूसरा नाम था। मतलब कि सरकार का विरोध करने के बावजूद भी जो उद्देश्य था कि सरकार का विरोध करना है, भारतीयों के प्रति जो नीति है, जो सरकार की कार्यक्रम है उसको ठीक ढंग से लागू करवाना है, वो सारी चीज़ें एक तरह स्वराज पार्टी की सत्ता में रहते हुए भी कामयाब नहीं हो सका और सरकार के द्वारा विध्वंसक कानून पब्लिक सेफ्टी बिल पारित कर दिया गया, जिसमें बिना किसी अपील के, दलील के, बिना किसी मुकदमे के किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। और एक बड़ी और घटना ये भी हुई कि 1924 में ही गांधी जी को जब जेल से रिहा कर दिया गया तो गांधी जी फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हो गए
और गांधी जी जब सक्रिय हो गए तो स्वराज पार्टी की राजनीति का कोई औचित्य नहीं रह गया था। बाद में 1924 में ही कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक के बेलगांव में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ तो गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता भी की गई। एक दूसरी जो घटना घटी इस समय में वो थी साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन क्या था देखते हैं, क्यों साइमन कमीशन का इतना विरोध हुआ था वो भी देखते हैं इसमें। तो साइमन कमीशन 1919 के भारत सरकार अधिनियम में एक प्रावधान था कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच के लिए 10 वर्ष के बाद एक जांच हेतु एक आयोग का गठन किया जाएगा कि 1919 के अधिनियम में जो प्रावधान किए गए हैं उत्तरदायी सरकार देने का, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट देने का, भारतीयों के हाथों में ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता देने का, वो कहाँ तक लागू हुआ इसकी जांच करने का एक प्रावधान दिया गया था। और उसी प्रावधान के तहत साइमन कमीशन का गठन किया गया था, जिसका काम था कि भारत के लोगों से मिल करके उनसे फीडबैक ले 1919 के अधिनियम कहाँ तक उसको पावर देता है एक स्वतंत्र सरकार का। लेकिन ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार का उस समय जो पार्लियामेंट में जो सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी। उस समय दो प्रमुख पार्टी हुआ करती थी, कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी। तो कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने 2 साल पहले ही साइमन कमीशन को 1919 के अधिनियम की जांच करने के लिए भेज दिया, जिसमें 7 मेंबर्स को रखा गया था। लेकिन इसका भारी विरोध हुआ भारतीयों के द्वारा। विरोध क्यों हुआ? क्योंकि एक तो ये कि बहुत जल्दीबाजी में 2 वर्ष पहले ही भेज दिया गया था। कंजर्वेटिव पार्टी को आशंका थी कि अगर लेबर पार्टी की सरकार आ गई तो वो भारतीयों की स्वतंत्रता की जो मांग है हो सकता है कि उस पर गंभीरता से सोचना शुरू कर दे। और कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों की स्वतंत्रता के विरोधी थे। बातें तो वो बड़ी बड़ी करते थे लेकिन देने के लिए कुछ भी तैयार नहीं होते थे, इसलिए 2 साल पहले ही भेज दिया। दूसरा कारण ये था कि इसमें एक भी भारतीयों को नहीं रखा गया था। आप समझ लीजिए कि भारतीयों के बारे में विचार करने के लिए भारतीयों को ही नहीं रखा गया था। इसी कारण से इसको श्वेत कमीशन, मतलब उजला कमीशन, वाइट कमीशन कह के इसका विरोध किया गया। 1927 के मद्रास अधिवेशन में, कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर M.A. अंसारी के द्वारा किया गया था, मुख्तार अहमद अंसारी के द्वारा। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा मिलकर के इसका बहिष्कार किया गया था और साइमन गो बैक का नारा लगाया गया था। इसमें सड़क पर उतर करके जब साइमन भारत आए थे तो उसको काले झंडे दिखाए गए थे और सरकार ने भी विरोध में करने वाले लोगों पर ज़बरदस्त लाठियाँ बरसाई थी। इवन बड़े बड़े जो उस वक्त के नेता थे जैसे लाला लाजपत राय, गोविंद वल्लभ पंत, जवाहरलाल नेहरू, इन सब पर भी लाठियाँ बरसाई गई थी और अंत में लाला लाजपत राय की इससे मृत्यु भी हो गई थी। लाला लाजपत राय पर जो लाठी चार्ज किया गया था उससे वो घायल हो गए थे और मृत्यु से जस्ट पहले उसने कहा था कि मेरे ऊपर जो लाठियों के प्रहार किए गए वही एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये स्टेटमेंट उनके द्वारा दिए गए थे। दोस्तों, ये सारे स्टेटमेंट्स पूछे जा सकते हैं प्री में भी और मेंस में जब आप लिखेंगे आंसर तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके आंसर को 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए इन सब स्टेटमेंट को भी हूबहू याद रखना ज़रूरी होता है। अब नेहरू जब साइमन कमीशन के द्वारा, ये तो हो गया साइमन कमीशन का विरोध। साइमन कमीशन के द्वारा गुप्त रूप से अपना रिपोर्ट प्रस्तुत भी कर दिया गया 1930 में ब्रिटिश सरकार के समक्ष, और जिस पर भारतीयों से बात करने के लिए लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया गया वहाँ की ब्रिटेन की सरकार के द्वारा। उसके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में हम अगले वीडियो में अलग से देखेंगे कि वो क्या था। फिर जब विरोध हो रहा था तो उसी समय ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों को चैलेंज दिया गया कि अगर आप इतना ही सक्षम हैं तो आप अपना अलग से एक कमेटी बना लीजिए और एक संविधान तैयार कर दीजिए जिस पे कि सभी पार्टी, सभी दलों के लोग एक मत हो। तो कांग्रेस के द्वारा इस जो राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व कर रहे थे उनके द्वारा इस चैलेंज को स्वीकार किया गया और मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक बुलाई गई 1928 में बम्बई में, ऑल पार्टी मीटिंग। इस ऑल पार्टी मीटिंग में कांग्रेस भी थे,
मुस्लिम लीग भी थी, हिंदू महासभा थे, सभी लोग थे। इसमें एक कमेटी बनाई गई मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, जिसके मेंबर थे सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम जैसे लोग थे। और इसका काम था भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना। कारण इसका यही था, हमने बताया कि सरकार के द्वारा चैलेंज किया गया था कि आप खुद अपने से साइमन कमीशन की तरह एक संविधान का निर्माण करके बताइए जो सभी वर्गों को स्वीकार हो। इनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रस्तुत किया गया जल्द ही, नेहरू रिपोर्ट जिसको कहा जाता है। नेहरू रिपोर्ट के द्वारा यह मांग की गई कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। डोमिनियन स्टेटस क्या था कि भारतीयों के लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बनाई जाए। अब सरल भाषा में डोमिनियन स्टेटस को हमने पिछले वीडियोस में बता चुका हूं मैं। डोमिनियन स्टेटस एक तरह से वैसी सरकार थी जिसमें कि गवर्नर जनरल एक तरह से भारत के राष्ट्रपति की तरह भारत का देश का प्रमुख बन के रहता, लेकिन वास्तविक जो सत्ता, वास्तविक जो पावर होता वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में, मतलब देश की जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में होता। मतलब आज जो सिस्टम है एक तरह से लगभग वही सिस्टम होता, लेकिन जो देश का राष्ट्रपति होता वो एक ब्रिटिश होता, मतलब भारत के जो वायसराय थे उस समय वो होते। इसी तरह से नेहरू रिपोर्ट में द्विसदनी पार्लियामेंट, जैसे कि अभी लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह के उसके द्वारा द्विसदनी पार्लियामेंट की मांग की गई थी और भारत के लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स की भी मांग की गई थी। लेकिन नेहरू रिपोर्ट जैसा कि आशंका थी, उसको प्रस्तुत करने के साथ ही उसका विरोध होने लगा। विरोध को दो कारण था। एक तो मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया जाने लगा। मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध इसलिए किया गया क्योंकि इसमें मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन की प्रणाली थी उसको स्वीकार नहीं किया गया था। पृथक निर्वाचन की प्रणाली जो हमने बताया था कि 1916 के लखनऊ पैक्ट जब हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग में, तो उसमें कांग्रेस के द्वारा पृथक निर्वाचन की प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया था। पृथक निर्वाचन की प्रणाली क्या थी, तो मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं कि एक तरह से अगर किसी क्षेत्र को अगर आरक्षित कर दिया जाए और वहां पर जो कैंडिडेट हैं वो तो आरक्षित किए गए वर्ग से होंगे ही, साथ ही साथ वहाँ की जो वोटर्स होंगे वो भी आरक्षित वर्ग के ही होंगे। मतलब सरल शब्दों में कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो व्यवस्था की गई थी उसमें जो क्षेत्र पृथक निर्वाचन प्रणाली के तहत घोषित किए जाते थे वहाँ पर तो डोमिनियन स्टेटस एक ऐसी व्यवस्था थी, जैसा कि मैंने बताया, कि जिसमें जो क्षेत्र आरक्षित कर दिया जाता था मुसलमानों के लिए, उस क्षेत्र में कैंडिडेट जो उम्मीदवार होते थे चुनाव लड़ने वाले वो तो मुसलमान होते ही थे, साथ ही साथ उसको वोट भी केवल मुसलमान ही दे सकता था। ये प्रणाली अभी नहीं है। अभी जो क्षेत्र आरक्षित कर दिए जाते हैं वो कैंडिडेट तो होते हैं आरक्षित वर्ग के, लेकिन उसको वोट सभी वर्गों के लोग देते हैं। तो ये व्यवस्था थी पृथक निर्वाचन प्रणाली में। और मुस्लिम लीग वो चाहते थे कि नेहरू रिपोर्ट में ये इस प्रस्ताव को शामिल किया जाए, लेकिन उसके इस प्रस्ताव का वो स्वीकार कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। साथ ही साथ नेहरू रिपोर्ट का खुद ने कांग्रेस के जो युवा वर्ग थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनके द्वारा विरोध किया जाने लगा। उनके द्वारा कहा जाने लगा कि डोमिनियन स्टेटस क्यों हम मांगें, अब समय हो चुका है कि हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करें, जिसमें राष्ट्र का प्रमुख भी हमको स्वीकार नहीं है कि ब्रिटिश हो। हम कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहते हैं, पूर्ण स्वराज चाहते हैं। इसके कारण से ये विरोध के कारण एक तरह से नेहरू रिपोर्ट एक तरफ सर्वसम्मति से नहीं बन पाया और अंत में जो नेहरू रिपोर्ट के द्वारा डोमिनियन स्टेटस की भी जो मांग की गई थी उस मांग को भी सरकार ने रिजेक्ट कर दिया। तो एक तरह से यह विफल रहा नेहरू रिपोर्ट। और नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही, जैसा कि हमने बताया कि मुस्लिम लीग की जो मांगे थी उसको जब नहीं माना गया तो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग के द्वारा 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत किया गया। 14 सूत्री फार्मूला क्या था, इसमें नेहरू रिपोर्ट के विरोध में मुसलमानों के लिए संवैधानिक सुधार की अलग से मांग की गई, जैसे कि अलग निर्वाचन व्यवस्था, पृथक निर्वाचन की व्यवस्था, मुसलमानों के लिए संसद और विधानसभा में सीट का आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और मुस्लिम
जो जनसंख्या वाले क्षेत्र थे उसके लिए अलग प्रदेश, अलग प्रांत का गठन जैसे मांगों को रखा गया। तो दोस्तों, हमने इस वीडियोज़ में देखा कि गांधीवादी आंदोलन के समय में जो महत्वपूर्ण घटनाएं जो संघटी, स्वराज पार्टी का गठन, साइमन कमीशन का आगमन, उसके विरोध में नेहरू रिपोर्ट और उसके विरोध में जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला प्रस्तुत हुआ। तो इन सभी घटनाक्रम को हमने देखा। अंत में हम एक नज़र डाल लेते हैं, इन शॉर्ट एक बार रिवाइज फिर कर लेते हैं कि नेहरू स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। किनके द्वारा की गई थी? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। कहाँ की गई थी? तो इलाहाबाद में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था स्वराज पार्टी का? चुनावी राजनीति था उसमें हिस्सेदारी लेना। सविनय अवज्ञा जांच समिति के गठन किसके नेतृत्व में की गई थी? इसका उत्तर है हकीम अजमल खान। अपरिवर्तनवादी कौन थे कांग्रेस के? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल और राजगोपालाचारी थे। 1922 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है बिहार के गया में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका उत्तर है चित्तरंजन दास। स्वराज पार्टी का दूसरा नाम क्या था? कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी इसका दूसरा नाम था। 1923 के चुनाव में स्पष्ट बहुमत स्वराज पार्टी को किस राज्य में मिला था? इसका उत्तर है मध्य प्रांत, जिसको कि आज के मध्य प्रदेश भी कह सकते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष 1925 में कौन चुने गए थे? इसका उत्तर है विट्ठल भाई पटेल। इसी तरह से इलाहाबाद के मेयर कौन चुने गए थे? उत्तर है जवाहरलाल नेहरू। कलकत्ता के मेयर चुने गए थे CR दास। पटना के मेयर चुने गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अहमदाबाद के मेयर चुने गए थे विट्ठल भाई पटेल। मुड्डीमैन कमेटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? इसका उत्तर है 1925 के जो स्वराज पार्टी की सरकार थी उनके द्वारा करवाई गई थी 1919 के अधिनियम की जांच के लिए। गांधी जी की रिहाई 1922 में गिरफ्तारी होने के बाद कब हुई थी? इसका उत्तर है 1924। गांधी जी के द्वारा कौन से कांग्रेस अधिवेशन की पहली बार और अंतिम बार अध्यक्षता की गई थी? इसका उत्तर है कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन। साइमन कमीशन कब आया था? इसका उत्तर है 1927। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर है 1919 के भारत सरकार अधिनियम की जांच करना। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब बुलाया गया था? इसका उत्तर है 1930। कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? इसका उत्तर है 1927 के मद्रास अधिवेशन में की गई थी। साइमन कमीशन के विरोध में किए जाने वाले आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इसका उत्तर है लाला लाजपत राय। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत हुआ था? 1928 में। नेहरू रिपोर्ट में किस मांग को रखा गया था? उत्तर है डोमिनियन स्टेटस। जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला किस रिपोर्ट के विरोध में प्रस्तुत किया गया था? इसका उत्तर है नेहरू रिपोर्ट। तो दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। जाते जाते आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है नए नए वीडियोस बनाने का। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।